जिससे वो टूल जिससे हम जो जनरेशन ज़ेड है, उस जनरेशन ज़ेड को जो है, वो हम ट्रेन कर सकें। तो मेरा सवाल ये था, आप सब लोगों ने बहुत अच्छा बताया कि जो है अगर घर से तरबियत बहुत अच्छी होगी तो वो बाहर का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है अ, उससे बहुत हद तक बच जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। कुछ लोगों ने ये कहा कि सोसाइटी जो है उसका इफ़ेक्ट डेफ़िनिटली होता है। मेरा भी यही ख़्याल है कि सोसाइटी जो है वो इफ़ेक्ट करती है और लेकिन अगर घर की तरबियत अच्छी हो तो वो काफ़ी देर तक उन बुराइयों से दूर रहा जा सकता है और अपने लोगों को बचाया जा सकता है और परमानेंटली भी हो सकता है बचाया जा सकता हो। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि फिर आपके जो बच्चे हैं उनकी सोहबत जो है वो ऐसे लोगों को में ही हो, ज़्यादातर ऐसे लोगों में ही हो, तो बहुत चांसेस हैं इस बात के कि वो बाहर की जो नेगेटिव बात है उसका अक्स नहीं लेंगे। तो मेरा क्वेश्चन दोबारा वहीं पर है कि जो आप तरबियत की बात कर रहे हैं, जो आप ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, जो आप लर्निंग की बात कर रहे हैं, जो आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, क्या वो मेथोडोलॉजी जो आज से पहले 10 साल लोगों में इस्तेमाल होती थी, उसमें और आज या आने वाले वक़्त में जब ये जनरेशन ज़ेड मार्केट में आएगी, जब ये जॉब करना शुरू करेगी या आज जनरेशन ज़ेड जो है, उसकी हम तरबियत, उसकी परवरिश के लिए हमारे पास क्या मेथोडोलॉजी है जिसके थ्रू जो है हम उन्हें बेहतर कर सकते हैं? क्या हमारे पास कुछ है या हम उसी तरह पुराने ही मेथोडोलॉजी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे? सबसे पहले मेरा सवाल है, जिन्होंने हैंड रेज़ किया हुआ है सबसे पहले मेरे सामने, तबाहर अज़ीम आ रहे हैं, तो तबाहर से पूछते हैं। जी तबाहर। क्या हम उसी तरह खबर अजीम। सर बीइंग मुस्लिम, मेरा ख्याल ये है कि सर आजकल जो है अपने रिलीजन प्रैक्टिस करना और सर अपनी लाइफ को बैलेंस करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो मेरे हिसाब से सर इस चीज़ को अगर हम बैलेंस कर लें, और रिलीजन को ऑब्वियसली हमें फॉलो करना है, ठीक है, हमारा ईमान है। तो और एग्जाम्पल्स भी हमने देखी हैं कि जो मतलब अपार्ट फ्रॉम रिलीजन हुए तो उनका मतलब एंड रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, और जो मतलब बहुत ज़्यादा फिर जो मतलब एक्सट्रीमिस्ट साइड आप इनको कह सकते हैं, मतलब जो अ, ये भी एक कोर्स है हमारे माशरे में जो बिगाड़ी हुई शक्ल हमारे दीन की पेश की गई, वो भी मतलब बहुत हमारे लिए नुकसानदेह साबित हुआ। देखिए रिलीजन और लाइफ में सब बैलेंस करके अगर हम चलेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई चीज़ मुश्किल होगी। कोई मसला होगा? चलें जी। जी सानिया, आप क्या कहती हैं? सर ये मेरा एक कंसर्न ये है कि पहले की मेथोडोलॉजी जो थी, ये पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, क्या ये जनरेशन जी पे एप्लीकेबल हो सकती है या नहीं हो सकती? मेरा तो क्योंकि यही ये सवाल है। हमेशा से यूजफुल रही है। मेरा तो यही सवाल है, यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आप अपने लोगों को जो कि जनरेशन ज़ेड में आने वाले हैं, क्या उनको उसी तरह ही ट्रेन करेंगे जैसा कि पुराने लोगों को करते थे? इसी के ऊपर तो हम बहस कर रहे हैं पूरी। सर क्योंकि आई बिलीव कि ऐसा ये एप्लीकेबल हो सकता है। ऐसा हो सकता है। आप ये समझती हैं जो पुरानी मेथोडोलॉजी थी, वही सेम मेथोडोलॉजी जो है फ्यूचर में भी हो सकती है। जी। ओके, ठीक है सानिया। शैला से बात करते हैं। जी शैला, आप क्या कहती हैं? सर मैं नहीं समझती कि हम वही मेथोडोलॉजीज जो हमारे पेरेंट्स ने हम पे अप्लाई की थी वही हम आने वाली जनरेशन पर या जो आजकल की जनरेशन है उसके ऊपर अप्लाई करें, बिकॉज ज़माना बदल चुका है सर, इसमें कोई शक नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर पेरेंट्स जो अभी पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों की तरबियत करें, तो सबसे पहले तो उन्हें खुद सीखने की ज़रूरत है जो चीज़ें आजकल चल रही हैं। अगर हम टेक्नोलॉजी की भी बात करते हैं, हमारे आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी अभी एक्सेस बहुत ज़्यादा इस तक है, तो पेरेंट्स को अगर नहीं पता तो उन्हें सीखना चाहिए सबसे पहले तो ये सारी चीजें, उन्हें पता हो कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है, तभी वो अपने बच्चों को बेटर गाइड कर सकते हैं। वो प्रॉस और कॉन्स दोनों तरीके से उनको पता होंगे तो वो बच्चों को बता सकते हैं। ठीक ये है। मुझे लगता है। ओके। और जी सर। आपके कहने का मतलब ये है, मैंने जो कोशिश की है कि हम अब बच्चों को जो है वो टेक्नोलॉजी से दूर नहीं रख सकते, तो हमें नहीं, खुद खुद टेक्नोलॉजी ट्रेन के होना पड़ेगा पेरेंट्स को करीब ताकि वो आना। अपने बच्चों को। जी। हाँ, टेक्नोलॉजी के करीब आना पड़ेगा और हमें उस टेक्नोलॉजी के अंदर ही कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आनी पड़ेंगी बच्चों के जिससे सामने, उनकी तरबियत हो सके, जिससे उन स्टार्ट से ही हम उनको जिससे लेके उनको चलना पड़े।
जिससे उनकी तरबियत हो सके। इसका मतलब जी ये सर। है कि आपका जो कहना या आप जो बताने की कोशिश करेंगे, उसका इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना कि, क्योंकि वो अब तो आपकी बात तो सुनेंगे ही नहीं। जी ज़्यादातर सर। ज़्यादातर बच्चे आपकी बात तो सुनना पसंद ही नहीं करेंगे, वो कहेंगे बस मोबाइल दे दो, आप बात करो ना करो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मोबाइल मेरे पास होना चाहिए। सर आजकल ऐसे ही है, बच्चे बस वो हाथ में उनके फोन पकड़ा दें, वो सर खुद वो ही यूट्यूब की वीडियो अगर कुछ हाँ, वो कहेगी खुद तो वो पूरे कर पहले रहे होते हैं, सुनेंगे, वो हमारी बाद में सुनेंगे। तो नहीं मीडियम सुनेंगे। ऑफ कम्युनिकेशन चेंज हो गया, हमें वही जी। मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज करना चाहिए जो आजकल चल रहा है, और उनको ट्रेन करने के लिए भी हमें टेक्नोलॉजी की ही जरूरत पड़ेगी। प्लस तो मुझे इस लगता वजह है, से अगर ये तो तरबियत घर से हो गई, जब हम बाहर सोसाइटी की बात करेंगे तो एज अ सोसाइटी भी हमें ग्रूम होने की जरूरत है। हम वही वाली बात है कि जमाना बहुत बड़ा उस्ताद है, तो घर से अगर बहुत ओल्ड फैशन तरबियत, अगर मैं वर्ड यूज करूं, अगर हो रही है, तो जमाना उसको उसके दोस्त सिखाएंगे, और उसके दोस्त जाहिर है वो बच्चे ही होंगे, वो गलती सिखाएंगे। तो एज अ सोसाइटी हमारे सोसाइटी के अंदर भी इस तरह की चीजें आनी चाहिए जो सोसाइटी को भी ग्रूम करवाया जा सके कि दीज आर द बैड्स एंड गुड्स इन द जो भी चीजें हो रही हैं उसके लिए। तो दोनों तरह से पार्ट एंड पार्सल है, सिर्फ घर की तरबियत नहीं चलेगी ना बाहर की चीज चलेगी, दोनों को एक साथ चलना होगा तभी तरबियत अच्छी हो सकेगी। बिल्कुल आई ठीक थिंक। बात है, आपने बहुत अच्छा किया कि हमें सिर्फ़ घर को नहीं देखना होगा, हमें साथ वाले घर को भी देखना होगा। हमें जो है सोसाइटी पूरी को देखना है। जब तक जी सर। हम पूरी सोसाइटी को नहीं देखेंगे, हम उस सोसाइटी में सर्वाइव नहीं कर सकते, जब तक पूरी बिल्कुल सोसाइटी ऐसे ही। चेंज ना हो। बिल्कुल ठीक बात है। फ़हद, आप क्या कहना चाहते हैं? जी फ़हद, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी फ़हद अहमद? हेलो जी सर, अब आ रही है? जी, आ रही है अब आवाज़। जी फ़हद, क्या कहना चाहेंगे आप? सर अब ये है कि हमें नए मेथड्स पे ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि पुराने मेथड्स चलेंगे नहीं। क्योंकि बहुत सारी जॉब्स जो अभी तक पिछले 10 सालों में कर रहे थे, या जो इस वक्त जो जॉब्स चल रही हैं, आगे आने वाले वक्त में जब हमारे जो बच्चे हैं वो आगे होंगे तो वो जॉब्स शायद वजूद भी ना हो उनका। वेरी गुड। तो हमें आने वाले वक्त के हिसाब से अपने बच्चों को तैयार करना पड़ेगा। हाँ, कुछ ये है कि उस चक्कर में कहीं ये जो टेक्नोलॉजी और जो सोशल मीडिया, इस चक्कर में कहीं बच्चे ओवरडोज ना हो जाएं। उस हवाले से भी हमें कुछ चेक एंड बैलेंस भी इनका रखना पड़ेगा, और इस सिलसिले में गवर्नमेंट भी को भी काम करना पड़ेगा कि वो कुछ जो वेबसाइट्स को ना अलाउ करे, उस पर कर भी रही है काम, और मजीद काम करने की जरूरत है। तो बिल्कुल नए मेथड्स को अपनाना पड़ेगा, और पेरेंट्स को भी बिल्कुल जो है ना अपने आप को उस लेवल पे ले जाना पड़ेगा कि वो आगे से आने वाले वक्त को देख सकें कि आने वाले वक्त में कहीं फिर वो हम आउट ऑफ डेट ना हो जाए। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। सादिया बतूल, जी सादिया। जी सर, जो मेरा ख़्याल है वो ये कि हमारी जो जनरेशन है, ये पास्टली मतलब हार्ड वर्कर भी है, स्मार्ट वर्कर भी है, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन है वो फुल स्मार्ट वर्कर होगी। वो मीन्स कि हार्ड वर्किंग की तरफ आई डोंट थिंक सो कि जाने की कोशिश भी करेगी। उनको स्मार्ट टेक्नोलॉजी ये सब चीज़ें बचपन से वो देखते आ रहे हैं, तो वो इन्हीं चीज़ों को ही लेके आगे इसको मज़ीद स्मार्टली लेके चलेंगे। वो ओके। मीन्स हमें ये करना होगा कि उनसे ज़्यादा फ्रेंडली उनसे बिहेवियर दिखाना होगा, तब जाके हम उन्हें अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनके वे में उनके साथ बात करनी होगी। अदरवाइज जो है स्ट्रिक्टली माहौल और वो सब चीज़ें इन पे नहीं चलती। ओके जी। जी, ज़ीशान शेख। सर मैं यही कहूँगा, बच्चे असल में जो है वो बड़ों को कॉपी करते हैं। तो बड़े अगर ज़्यादातर अपने हाथ में मोबाइल रखेंगे, मोबाइल यूज़ करेंगे, तो बच्चे उसी चीज़ को कॉपी करेंगे। अगर हमें बच्चों की तरबियत करनी है तो बेहतर ये है कि हम पहले वो आप चीज़ नहीं कर ले। पहले हम वो अडॉप्ट करें चीज़ें, ताकि जो है ना बच्चे उसको अडॉप्ट ना करें। ज़्यादा हम लोग मोबाइल यूज़ नहीं करें, ज़्यादातर हम लोग कुरान शरीफ ले लें हाथ में, या स्टडी कर लें या बुक्स ले लें हाथ में, तो बच्चे उसी को कॉपी करेंगे। अगर हम ज़्यादातर मोबाइल लेंगे तो बच्चे मोबाइल को भी कॉपी करेंगे। ज़्यादातर हम लोग कंप्यूटर यूज़ करेंगे तो बच्चे भी कंप्यूटर ज़्यादा उस चीज़ वो उसको अट्रैक्ट करेंगे। तो इट मीन्स कि हम जो चीज़ करेंगे बच्चे वही कॉपी करेंगे। तो बेहतर ये है कि हम उस चीज़ को फ़ॉलो करें। अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छी तरबियत लें या बच्चे सही राह पर आएँ, तो हम पहले खुद को उस तरह बनाएँ ताकि बच्चे जो है ना उसको कॉपी करें तो वो उनके सही हो। ओके, चलें जी। मेरा अब मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ जो कि आपने करना है। अभी तक कोई असाइनमेंट नहीं किया ना आप लोगों ने? यस सर। तो मेरा ये फर्स्ट असाइनमेंट है जो कि आपने करना है। वो असाइनमेंट ये है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जनरेशन ज़ेड, नंबर 1। ये ये उसी का पार्ट है। नंबर 1, कि आपने ये मालूम करना है कि जो जनरेशन ज़ेड है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स
क्या है, आपने 1 2 3 उन्होंने एक्सप्लेन भी करना है वो। अब ये आप इंटरनेट से भी ले सकते हैं, ये आप यूट्यूब से भी ले सकते हैं, ये आप किसी आर्टिकल से भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले। लेकिन आपने ये मालूम करके बताना है कि इस वक्त जो करंट जनरेशन है, यानी जनरेशन में जी की बात कर रहा हूँ, मिलीनियल्स की नहीं, जनरेशन जी की बात कर रहा हूँ। जनरेशन जेड जो है उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनको एक्सप्लेन भी करना है आपने। एक एक करेक्टरिस्टिक को कम से कम इतना एक्सप्लेन करना है कि किसी को समझ में आ जाए कि ये क्या होती है। 4-5 लाइनों के अंदर आप एक्सप्लेन कर दीजिए। उसके बाद उन करेक्टरिस्टिक्स को सामने रख कर आपने एक स्ट्रेटेजी बनानी है। स्ट्रेटेजी आपने अपने आप को पेरेंट्स कंसीडर नहीं करना, आपने अपने आप को एज ए ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर करना है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसके अंदर आप ये जो जनरेशन है जिसकी ये करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको आप ट्रेन करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपके पास क्या ट्रेनिंग की स्ट्रेटेजीज जो है वो होंगी। आप एक स्ट्रेटेजी भी दे सकते हैं, एक से ज्यादा स्ट्रेटेजीज भी रिकमेंड कर सकते हैं, बट ये स्ट्रेटेजीज वो क्यों दे रहे हैं उसकी जस्टिफिकेशन के साथ आपने जो है वो देनी है। और ये असाइनमेंट आपका 2 पेजेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो कि आपने लिखना है, कॉपी पेस्ट मत करना। आपने खुद बताना है कि जो है ये जो है वो जनरेशन जी है, इसको जनरेशन जेड हम कहते हैं, उसकी डेफिनेशन आपने देनी है और उसकी ये करेक्टरिस्टिक्स है। और इनको ट्रेन करने के लिए ये स्ट्रेटेजी जो है मेरा ये ख्याल है कि बहुत ही कामयाब हो सकती है और बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी साबित हो सकती है। और वो क्यों साबित हो सकती है वो आपने करेक्टरिस्टिक्स को सामने रखकर आपने बताना है। क्योंकि ये करेक्टरिस्टिक्स है इसलिए जरूरी ये है कि ये स्ट्रेटेजी जो है इस्तेमाल की जाए ताकि जो है प्रॉपरली उन लोगों को ट्रेन किया जा सके। जी सबसे शेख पहले क्या साहब। निकालते हैं वेरिएंस। सॉरी, नीचे वाला वेरिएंस क्या है, राइट लगा उसमें। हाँ लाइक जिसमें अंडर रूट होता है ना वो एसडी है। किससे बात कर रहे हैं शेख साहब? ये क्या कर रहा है तुमने, 3 बार क्यों लिख लिए दो फॉर्मूले। भाई तो किधर बात कर रहे हो शेख ग्रुप डेटा का है ना साहब? ये तो हम ग्रुप है। लगता है बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तलहा, शेख तलहा, माइक तो बंद ये कर, वेरिएंस बच्चों को है, पढ़ा ये रहे हो छोड़ तो। दो। सर शेख साहब जो है स्टैट्स पढ़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि शेख साहब जो है वो किसी को पढ़ा रहे हैं, कहीं क्लास तो नहीं ले रहे हैं? चले जी, तो ये असाइनमेंट है, आप नोट कर लें। आपको जो है वो ये मेरे ख्याल में फराज हमारे पास है नहीं, तो ये कोई आप में से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले और ये जो है जो ग्रुप है उसके अंदर इसको अपडेट कर दें कि क्वेश्चन जो है वो ये है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जनरेशन जेड and how can what kind of strategy we can use to train generation Z? सर ये असाइनमेंट सबमिट कब तक करवाना है? ये असाइनमेंट सबमिट कब तक करवाना है, बहुत अच्छा सवाल है। ये असाइनमेंट जो है हमारी क्लास कब है? संडे। संडे को क्लास है, तो संडे से पहले कराना है। सर प्लीज इस संडे टाइम आप थोड़ा एक्सटेंड कर दें क्योंकि बहुत सारे असाइनमेंट्स मिले हुए हैं हमें इस वीक। जी सर बहुत मुश्किल हो जाएगा। असल में बात यह है कि अगले जो संडे है को उसमें मैं आपको एक और असाइनमेंट देने वाला हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक असाइनमेंट नहीं दिया ना, तो अब असाइनमेंट पर काम आपके असाइनमेंट काफी रहेगा। सबका सर यही प्लीज ख्याल है, टाइम एक्सटेंड कर दें। सब प्रोफेसर्स ने नहीं दिया तो सब अभी सर देने लग गए हैं। सर रहम करें सर सबके भी एक साथ मिल रहे हैं। हाँ तो बस ये होगा, फिर चले अब वो देख लेंगे। आप जो है चले संडे की बजाय मंडे को करा दीजिएगा। सर वेडनेसडे का टाइम दे दें। चले जी, वेडनेसडे तक टाइम देने की उम्मीद है और बोले बस खुश। थैंक यू। वेडनेसडे तक थैंक आपको यू रिपीट कर देगा प्लीज। सॉरी ग्रुप में मेंशन फिर से रिपीट कर दिएगा। हाँ, क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जनरेशन Z? नंबर 1। इसका दूसरा हिस्सा ये है कि हाउ व्हाट type of strategy we can use to train generation Z. What are the characteristics of generation Z and what type of strategies
we can use to train them. सर एक तो हमने जमा कराया था ना असाइनमेंट सर, वो ग्रीन HR और इस तरह का जो था। कौन सा जमा कराया था यार? फालतू कहाँ, किस ख्वाबो ख्याल में रहते? वो तो क्विज था। वो क्विज था। अच्छा सर वो क्विज था। ओके, तो हम वापस आते हैं अब अपनी स्लाइड की तरफ। अच्छी डिस्कशन रही जनरेशन Z जो है उसके ऊपर, और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जनरेशन Z। जब मैं करंट इश्यूज पढ़ा रहा होता हूँ तो करंट इश्यूज में पूरा का पूरा जनरेशन Z और मिलेनियल्स के ऊपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट चलती है। बहरहाल उसमें से कुछ पार्ट हमने आज क्लियर किया। अब हम वापस आते हैं आपके ट्रेडिशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ओरिएंटेशन की हम बात कर रहे हैं। ओरिएंटेशन जो है सर माइक्स ऑफ करवा दीजिए, इनके बहुत डिस्टॉर्शन हो रहा है, समझ नहीं आ रही। ये कौन है जिसका माइक चल रहा है अभी तक? माइक ऑफ कर दे भाई, सब लोग अपने अपने माइक ऑफ करें, किसी का माइक ऑन नहीं होना चाहिए। ये शेख तलहा जब अटेंडेंस लेंगे ना, इससे पूछेंगे कि जो है ना ये किसको पढ़ा रहा था, क्या कर रहा था ये। सर पढ़ा नहीं रहा था, आप ही देख रहे थे, माइक ऑन हो गया था गलती से। तो क्या कर रहे थे आप? अपना स्टडी कर रहा था, आपका भी पढ़ रहा हूँ साथ साथ। वाह वाह, आप तो कमाल कर रहे हैं भाई। जी सर। दो चीजें साथ साथ चला रहे आपके साथ है सर। जी जी। वेरी गुड, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं जी। हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है जी ओरिएंटेशन की हम बात कर रहे थे। ओरिएंटेशन हम क्यों करते हैं? सबसे पहले जो है ओरिएंटेशन इसलिए की जाती है कि ताकि जो भी नया बंदा आए आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, नया एम्प्लॉय आए, तो वो ये फील करे कि उसे वेलकम किया जा रहा है। देखें कोई भी जब नया एम्प्लॉय आता है उसके लिए वहां पर कोई अरेंजमेंट ना हो, कुछ भी ना हो, उसको बोलो जाकर बैठ जाओ। जाकर बैठ जाने का मतलब ये है कि उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन अगर आप उसके लिए कोई प्रोग्राम अरेंज करेंगे, उसके लिए वेलकम करने के लिए कोई कोई छोटा सा प्रोग्राम रखेंगे या चंद लोगों को जमा करेंगे और उसके साथ उन्हें जो है बताएंगे जी ये हमारा नया एम्प्लॉय है, इसको हमने फलान डिपार्टमेंट में रखा है, इसकी ये कॉम्पिटेंसीज है, ये अच्छी बात है, ये आकर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा, इसके इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट लेगी। तो वो जो नया एम्प्लॉय आएगा वो भी बड़ा खुश हो रहा होगा कि जी मुझे जो है यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिस्पेक्ट दी गई। तो सबसे पहले जो है वो वेलकम करने के लिए ओरिएंटेशन की जाती है, ताकि वो वहां पर आकर ये फील ना करे कि वो किसी ऐसी जगह पर आ गया है कोई से जिसमें कोई पूछने वाला नहीं। तो नंबर 1। नंबर 2 जो है, एम्प्लॉय हैज द बेसिक इंफॉर्मेशन। एम्प्लॉय ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है दूसरा कि एम्प्लॉय जो है उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो मालूम होनी चाहिए। क्या बेसिक इंफॉर्मेशन हो सकती है? बेसिक इंफॉर्मेशन ये हो सकती है कि आपका हेड कौन है, आपका डिपार्टमेंट कहाँ है, उसमें कुलीग्स कौन कौन से होंगे, कोऑर्डिनेशन आप कैसे करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। ये सारी चीजें जो है आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आपने समझनी है या आपने उस एम्प्लॉय को देनी है। जब तक ये बेसिक इंफॉर्मेशन उसे पता, आप इवन के कैफेटेरिया कहाँ है आपका, कौन सा सामान आपका कहाँ रखा हुआ है, आप जो है, तो ये सारी चीजें जो है आपको मालूम होनी चाहिए। उसके बाद एम्प्लॉय अंडरस्टैंड दी ऑर्गेनाइजेशन। इसका थर्ड ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि एम्प्लॉय जो है वो ये चाहता है मैं अंडरस्टैंड कर सकूं ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है उसको अंडरस्टैंड कर सकूं, हाउ द ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली इज वर्किंग, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसका मिशन क्या है, उसके गोल्स क्या है, उसकी टॉप मैनेजमेंट की फिलॉसफी क्या है, वहाँ कल्चर किस तरह का है, और इस ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री क्या है, इसका मार्केट के अंदर जो है कंपेटिटिव जो है जो कंपेटिटर्स है उसमें इसकी पोजीशन क्या है। इन सारी चीज़ों को भी उस एम्प्लॉय का जानना बड़ा ज़रूरी होगा। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसका फोर्थ इसका ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन से ये फायदा होता है कि आप जिन जिन लोगों से आपने कोऑर्डिनेशन करनी है, जब उनके साथ आपकी पहले ही मुलाकात हो जाती है, उनसे आप गपशप लगा देते हैं, डिस्कशंस कर लेते हैं,
तो आपका काम आसान हो जाता है, उन तक आपका एक्सेस आसान हो जाता है, उन तक आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करना आसान हो जाता है, या आपको वो बहुत सारी ऐसी चीजें बताते हैं जो कि आप फॉर्मल ओरिएंटेशन के अंदर आमतौर पर नहीं सीख सकते। इनफॉर्मल चीजों के अंदर जब सोशलाइजेशन होती है तो उससे ये चीजें जो है आप बेहतर वे में सीख सकते हैं। तो ये 4 आमतौर पर मेथड, आमतौर पर पर्पस होते हैं। पहला जो होता है कि आप एम्प्लॉय को वेलकम करते हैं। दूसरा जो होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बेसिक जो इंफॉर्मेशन है वो आप जानते हैं। फिर थर्ड जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के को जो है ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर आउटलुक है, ये सारी चीजें हम इसमें सीखते हैं। और इसका जो चौथा ऑब्जेक्टिव है वो है सोशलाइजेशन, लोगों के साथ मिलना, गपशप लगाना, जानना एक दूसरे को। तो ये इसका चौथा जो है ऑब्जेक्टिव है। देन वी हैव ओरिएंटेशन प्रोसेस। क्या होता है उसके अंदर, कवर क्या होता है, क्या चीजें ऐसी होती है ओरिएंटेशन के अंदर जिसको हम कंप्लीट करते हैं। तो ओरिएंटेशन के लिए सबसे पहले जो होती है वो एम्प्लॉय हैंडबुक होती है। जो एम्प्लॉय हैंडबुक होती है वो सबसे पहले वो उसमें से बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एम्प्लॉइज को मालूम हो जाती है या उसे पता चल जाती है। तो इसलिए सबसे पहले जो हैंडबुक है एम्प्लॉय की वो जो है बड़ी ज़रूरी होती है। इसलिए जो है हैंडबुक हर ऑर्गेनाइजेशन की होनी चाहिए, जिसके अंदर उसके बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए। तो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस का अवेलेबल होना, तो उस हैंडबुक को आप उस ओरिएंटेशन में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, या वो हैंडबुक उस एम्प्लॉय को भी दे सकते हैं कि आप इस हैंडबुक को डिटेल में जाकर घर पे स्टडी करें। और अगर इसमें कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आती है तो आप वो वापस आकर पूछ भी सकते हैं, या ओरिएंटेशन डे से पहले भी वो हैंडबुक उस एम्प्लॉय को दी जा सकती है ताकि वो उसको स्टडी करे, और जब ओरिएंटेशन में आए अगर उसका कोई क्वेश्चन हो तो ओरिएंटेशन के दौरान वो पूछ भी सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर ओरिएंटेशन, जहाँ फॉर्मल ओरिएंटेशन होती है वहां पर एक्चुअल में जो है एक फॉर्म होता है जिसको ओरिएंटेशन फॉर्म कहते हैं। उस ओरिएंटेशन फॉर्म के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि मौजूद होती है। तो अगर ये फॉर्मल ओरिएंटेशन ना हो तो फिर बहुत सारी चीजें हम जो है वो स्किप कर जाएंगे। इसलिए ओरिएंटेशन को फॉर्मल होना चाहिए, इनफॉर्मल ओरिएंटेशन नहीं होना चाहिए। तो फॉर्मल ओरिएंटेशन जब हो रही है तो उसमें आमतौर पर जिन चीजों की का जो इंफॉर्मेशन होती है, सबसे पहले एचआर की इंफॉर्मेशन होती है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज है वो क्या है। तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है उस फॉर्म के अंदर। आप ये देखते हैं कि एचआर की तमाम पॉलिसीज, गाइडलाइंस, प्रोसीजर्स वो सब उसको बता दिए गए होंगे। नंबर 2 जो है डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन। डिपार्टमेंट में क्या होता है, डिपार्टमेंट कैसे वर्क करता है, डिपार्टमेंट में कौन कौन लोग हैं, तो डिपार्टमेंटल ओरिएंटेशन जो है वो होती है। फिर आप सेफ्टी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड के अगर खुदा न खास्ता वहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई सेफ्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाता है, कोई मशीन्स के बारे में आपने बताना है जी ये बड़ी खतरनाक मशीन है, इसके अंदर काम करते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। जब वहाँ पे खुदा न खास्ता कोई आग लग जाती है तो उससे बचने के लिए कौन सी चीज़ कहाँ पर है, किस तरह है, उसको आप जो है आप उसके बारे में ओरिएंटेशन देते हैं। आपको एग्जैक्ट डोर वगैरह के बारे में आपको पता हो, फैसिलिटीज़ के बारे में आपको, जैसे मैंने कैफेटेरिया बताया आपको, या उसके अलावा रेस्ट रूम वगैरह है उसकी फैसिलिटी है, उसके हवाले से आपको तमाम चीज़ें जो है पता है। फोटोकॉपियर है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर कोई स्टडी रूम है, कोई लाइब्रेरी है, या इस तरह की चीज़ें हैं तो वो भी इसमें शामिल होगा। सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन है कि क्योंकि जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो उसके लिए सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन आपको देंगे कि भाई आप कार्ड पहन कर आए ताकि कोई और ना आ सके, या इस तरह की और कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड हो। तो ओरिएंटेशन के अंदर आमतौर पर ये जो इंफॉर्मेशन है जिसमें एचआर की इंफॉर्मेशन है, डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन है, सेफ्टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, फैसिलिटीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, और फिर सिक्योरिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। तो ये एम्प्लॉय ओरिएंटेशन है, इसके अंदर ये इंफॉर्मेशन आमतौर पर देखी जाती है और उसका पर्पस भी मैंने आपको बता दिया। कोई सवाल आपका हो तो आप पूछ सकते हैं, कुछ आप ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वरना मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ूँ।
सर सेफ्टी इंफॉर्मेशन में हम ये भी कह सकते हैं ना कि मतलब आपका अगर इन केस कोई आग लग जाती है या इस तरह का कोई हादसा होता है तो आपका एग्जिट कहाँ पर है, जी बिल्कुल ये बिल्कुल चीज भी आएगी ना। बिल्कुल आ सकती है। ठीक है। जी और सर जॉब ओरिएंटेशन नॉर्मली बड़े बड़े प्लान जी जी बोले। सर जॉब ओरिएंटेशन जो है वो भी इसी कहेंगे हम। जॉब ओरिएंटेशन एक तो न्यू एम्प्लॉय ओरिएंटेशन होती है और जॉब ओरिएंटेशन सर वो किस में आएगी सर? दोबारा बोलिएगा। सर जॉब ओरिएंटेशन। हाँ जॉब ओरिएंटेशन, देखिए ओरिएंटेशन ऑफ एम्प्लॉय जब वो ज्वाइन करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो वो एम्प्लॉय ओरिएंटेशन है। अब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई बंदा बैठा हुआ है और वो अगर जो है वो उसको आप ओरिएंटेशन देना चाहते हैं और जॉब के बारे में बताना चाहते हैं जी ये जॉब क्या होती है, किस तरह होती है, आमतौर पर वो चीज़ें होती नहीं है। ज़्यादातर जो चीज़ होती है वो यही होती है कि आप जो नया एम्प्लॉय आता है आमतौर पर उसके लिए ही होता है। बहरहाल ये भी हो सकता है कि आप अगर वहीं के एम्प्लॉइज़ हैं तो आपको जॉब से रिलेटेड की इंफॉर्मेशन अगर दे दी आपने तो वो भी दी जा सकती है। जी लेकिन सर मैं इसमें ये बात शेयर करना चाहूँगा जी जी जरा आवाज़ आपकी अगर कम आ रही है। अगर सर कोई डिपार्टमेंट अगर नया डिपार्टमेंट अगर किसी इंडस्ट्री में लगता है तो उस डिपार्टमेंट की नो हाउ के लिए नए के लिए चंद बंदे जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनमें से चंद बंदों को भेजा जाता है बाहर ट्रेनिंग के लिए उस नए डिपार्टमेंट के लिए जो बंदे ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। वो भी सर इसी में काउंट होती है? नहीं वो इसमें काउंट नहीं होती, वो इसमें काउंट नहीं होती है, वो एम्प्लॉय ओरिएंटेशन में काउंट नहीं होती। नया ये आमतौर पर नए एम्प्लॉइज के लिए ही होती है। क्योंकि सर मेरी स्कीम में असल में ये रोलिंग डिपार्टमेंट नया लगा है तो ठीक इन्होंने है। रोलिंग डिपार्टमेंट इन्होंने जो उनके अपने एम्प्लॉयज थे पुराने एम्प्लॉयर्स उन्हीं में से चंद बंदों को या 10-12 बंदों को लेकर वो तुर्की गए थे, इटली गए थे। वहाँ पर उन्होंने रोलिंग मिल की बाकायदा उन्होंने उसका पूरा प्रोसेस समझाया, ट्रेनिंग करवाई है और फिर दोबारा यहाँ पर आके वो रोलिंग मिल लगी है। तो उसमें सर मैं उस सवाल से बात कर रहा था। ठीक है तो फिर वो क्या वापस जब आए तो उनकी ओरिएंटेशन वगैरह कराई गई है? नहीं सर मैं यही कह रहा हूँ कि जब वो उनको भेजा गया तो उनको ट्रेनिंग दी गई पहले कि हम जो डिपार्टमेंट लगा रहे हैं यहाँ पर रोलिंग मिल डिपार्टमेंट लगा रहे हैं वो क्यों लगा रहे हैं और डिपार्टमेंट जो है उसमें क्या क्या प्रोसीजर होंगे। तो उसके लिए मैं 10-12 बंदे ऑलरेडी जॉब कर रहे थे उनको पहले बाहर भेजा है। हाँ नहीं वो ओरिएंटेशन का तो पार्ट नहीं है प्रोसेस सर, वो ओरिएंटेशन नहीं है, वो ट्रेनिंग का पार्ट है, वो हम आगे चल के उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। वो नहीं है, वो ओरिएंटेशन का हिस्सा नहीं है। ओके ठीक है जी। उमर अली आप कुछ कहना चाह रहे हैं? यस सर मैं कह रहा था कि सर नॉर्मली एम्प्लॉयज के अलावा भी बहुत बड़ी जो प्लांट्स जो प्रोडक्शन कंपनीज होती है वहाँ सेफ्टी ओरिएंटेशन जो है वो कराई जाती है। गेस्ट के लिए भी होती है वहाँ सेफ्टी जी जी बिल्कुल बिल्कुल है ऐसा, जो हैजार्डियस प्लांट्स होते हैं और बड़े बड़े बिल्कुल ऐसा प्रोसेस है। प्लांट्स आप होते ठीक हैं कह वहाँ। रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है जी आगे बढ़ते हैं हम। हमारे सर पास लेकिन यहाँ पे ना एक बात है जो कि मतलब कॉम्पिटेटिव होती है मतलब कंपनीज वगैरह वो इस चीज़ को अवॉइड करती हैं। मींस कि अगर वो सेम फील्ड का पर्सन आ रहा है तो वो उसको इतना ऑर्गेनाइजेशन से वो नहीं करवाती हैं, इंट्रोड्यूस नहीं करवाती हैं। मे बी उनको कोई रिस्क में हाल से उनको कोई डर होता है किसी बात का। तो वो मैंने देखा है, मुझे जो लगता है कि वो लोग मींस के हमारा कॉम्पिटिटिव है तो उस वजह से जो है वो उस बंदे को इतना इंट्रोड्यूस नहीं करवाते हैं या फिर उसको कंपनी के बारे में इतना नहीं बताते हैं, ओके जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं। सही हो गया। अच्छा जी तो हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है जी है ट्रेनिंग प्रोसेस। तो ट्रेनिंग प्रोसेस जो है इसके अंदर जो है हमारे पास स्ट्रेटेजी और ट्रेनिंग, ये हम ऑलरेडी इसके ऊपर काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं कि जो है स्ट्रेटेजी जो होती है ऑर्गेनाइजेशन की, वो स्ट्रेटेजी और ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग जो है ये आपस में बहुत मैच करते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी है उसी की बेस पर जो ट्रेनिंग है उसकी स्ट्रेटेजी जो है वो बनाई जाती है। तो इनका आपस में डायरेक्ट लिंक है। ऑर्गेनाइजेशन की फिलॉसफी, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को सामने रखते हुए ही ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप किया जाता है। नंबर 2, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस बिल्कुल डायरेक्टली रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ।
तो ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस है जहाँ पर आमतौर पर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ज़्यादा होती है, जहाँ पर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का कल्चर होता है ज़्यादा, वहाँ पर आमतौर पर परफॉर्मेंस भी एम्प्लॉइज़ की बहुत बेहतर होती है। लेकिन 100% हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा होगा, लेकिन बहरहाल चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं परफॉर्मेंस के जहाँ पर ट्रेनिंग होती है। देन वी हैव द प्रोसेस नंबर 1 कि ये एक आइडा कंसेप्ट कहलाता है जिसके अंदर ADDIE जो है ये इस्तेमाल होता है ट्रेनिंग प्रोसेस के अंदर। कि सबसे पहले आप एनालाइज ट्रेनिंग नीड यानी ट्रेनिंग नीड असेसमेंट करते हैं कि वेदर द ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। ये सारी चीज़ें हम ट्रेनिंग नीड असेसमेंट में करते हैं। इसका बाकायदा एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म के थ्रू जो है आप ट्रेनिंग नीड असेस करते हैं। ट्रेनिंग नीड असेस करने के लिए फॉर्म के अलावा आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो आप कर रहे होते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल जो आप करते हैं, उस परफॉर्मेंस अप्रेजल की बेस पर भी आप TNA कर सकते हो। उसके अंदर भी बहुत सारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो है वो डिस्कस की गई होती है और फ्यूचर ट्रेनिंग भी की जाती है। बट यहाँ पर जो है वो TNA को कोशिश करनी चाहिए कि अलग से TNA करना चाहिए। इसका पूरा अलग प्रोसेस होना चाहिए जिसके थ्रू आप इंडिविजुअल्स की जो ट्रेनिंग नीड है उसको आप इवैल्यूएट कर सके, उसकी डेवलपमेंटल नीड जो है उसको आप इवैल्यूएट कर सके। तो ट्रेनिंग के अंदर खास तौर पर जो परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम होता है उसके अंदर जो ट्रेनिंग रिकमेंड की जाती है वो प्योरली फॉर द जॉब होती है। उसके अंदर डेवलपमेंट का एलिमेंट बहुत कम होता है, इसलिए हमें प्रॉपरली जो है वो ट्रेनिंग नीड असेसमेंट करनी चाहिए। नंबर 2, उसके बाद आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन करना चाहिए। यानी अब उसके अंदर जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या होगा, कितना टाइम का होगा और ये पूरा प्रोग्राम जो है कब होगा, ये चीज़ें इसमें। अब फिर डेवलपमेंट ऑफ द कोर्स है कि आपने मटेरियल जो है वो कोर्स से रिलेटेड जो है वो करना है कि इसमें कंटेंट क्या कवर होगा, कौन से मॉडल पढ़ाए जाएंगे, या ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगी, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होगी, किस तरह की जो चीज़ें हैं वो होगा। तो मटेरियल से आपने डिस्कस करना है, मटेरियल आपने देखना है कि क्या मटेरियल इसमें कवर होगा। देन यू एक्चुअली इम्प्लीमेंट द ट्रेनिंग, मतलब आप ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। वो ऑन द जॉब, ऑनलाइन, जो भी ट्रेनिंग का मेथड होगा वो आप उसके थ्रू आप लोगों को ट्रेन कराएंगे। और फिर फाइनली हमारे पास जो है वो इवैल्यूएशन का तरीकाकार है, इवैल्यूएट दी कोर्स इफेक्टिवनेस। यानी जो आप ट्रेनिंग का कोर्स करा रहे हैं उसकी इवैल्यूएशन करनी है कि वो कितना इफेक्टिव रहा, लोगों ने उससे कितना सीखा या नहीं सीखा, ये चीज़ें जो है। तो इसके अंदर ये देखिए 5 स्टेप्स है। पहला है ट्रेनिंग की नीड असेसमेंट करनी है, उसके लिए प्रोग्राम डिज़ाइन करना है कि वो ट्रेनिंग कब कराई जाएगी, कितना ड्यूरेशन होगा, किससे रिलेवेंट होगी, मतलब मोटिवेशन से रिलेटेड होगी या उसके अलावा जो है स्पेसिफिक किसी जो है स्किल से रिलेटेड होगी, क्या होगा। तो ये पूरा आप डिज़ाइन के अंदर, फिर जब डिज़ाइन हो जाएगा तो फिर ट्रेनिंग मटेरियल की आप बात करेंगे। तो आप उसके अंदर जो है डेवलपमेंट ऑफ द कोर्स की बात करेंगे। तो उसमें फिर मटेरियल आप उसका क्या-क्या मटेरियल उसके अंदर कवर होगा, फिर आप उसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कर देंगे। अब इम्प्लीमेंट में आपने उसे ट्रेन करना है बंदे को, फिर उस ट्रेनिंग के बाद उसकी इवैल्यूएशन करनी है। इंडिविजुअल की भी इवैल्यूएशन करते हैं और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम की भी ओवरऑल इवैल्यूएशन करते हैं। वहाँ जो लोग आते हैं उनसे आप इवैल्यूएशन कराते हैं कि ये जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो कितना अच्छा है, बुरा है, क्या है, उसके हवाले से होता है ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस को मेजर करने के कुछ मेथड्स हैं जो यहाँ बताए गए हैं कि ट्रेनिंग जो है को अगर आपने चेक करना है कि अच्छी थी या बुरी थी, तो उसके लिए सबसे पहले जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी रिएक्शन को चेक कर लें। फर्ज करो मैं पढ़ा रहा हूँ, आपसे पूछा जाए यार ये जो सर गुलाम मोहम्मद हैं, ये जो HR पढ़ा रहे हैं कैसे पढ़ाते हैं, आपकी रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने कहा यार ये तो बिल्कुल ही बेकार पढ़ाते हैं, तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट स्टेज है उसी से ही आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अगर लोग पसंद नहीं करते तो इसका मतलब है वो सीखने का अमल भी बहुत कम होगा। इसलिए सबसे पहले आप रिएक्शन मालूम करें, यही पूछें पहला सवाल ही कि आपको ये टीचर या ये इंस्ट्रक्टर या ये ट्रेनिंग का जो कंटेंट है कैसा लगा। तो बता देगा आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, खराब हुआ, क्या हुआ, ये चीज़ें पूरी आपके साथ बता दिया।
फिर हमारे पास लर्निंग, फिर दूसरी चीज हम देखते हैं कि उस कोर्स में से सीखा क्या, पहले उसे क्या आता था, अब जब वो कोर्स उसने कंप्लीट किया, वो ट्रेनिंग उसने कंप्लीट की, तो अब उसमें क्या इंप्रूवमेंट आई, उसका जो नॉलेज है वो कितना जो है उसने गेन किया, कितनी लर्निंग की है उसने, ये इसका दूसरा लेवल है। तीसरा लेवल इसका ये है कि आप उसका बिहेवियर को चेक करें, यानी उसके एटीट्यूड में, उसके बिहेवियर में कोई तब्दीली आई है, जिस चीज के लिए उसकी ट्रेनिंग की गई थी, क्या उसके अंदर पॉजिटिव चेंज आया है। यानी फर्ज करो वो नमाज नहीं पढ़ता था, तो आपने कहा कि ना, आपने उनको उनकी ट्रेनिंग की और उसके बाद आप, क्या आपने देखा कि उसका एटीट्यूड चेंज हुआ, वो ये समझता है कि नमाज बहुत अच्छी चीज है और मुझे उसे पढ़ना चाहिए। तो जो है बिहेवियर का चेंज होना बड़ा ज़रूरी है। बगैर बिहेवियर के चेंज होने के ट्रेनिंग का फ़ायदा नहीं। इल्म हो सकता है आपके पास बहुत हो, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड, बिहेवियर चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब है आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अच्छा जी, आपने दोबारा भी मुझे जॉइन करना है, ये 1 मिनट रह गया है इसको। आप दोबारा जॉइन करेंगे सिर्फ़ अटेंडेंस के लिए। हमारा तकरीबन लेक्चर खत्म हो चुका है, लेकिन हम अटेंडेंस के लिए आपने दोबारा दूसरा जो सेशन हमारा है उसको आपने जॉइन करना है। तो फाइनली इसके अंदर जो चीज़ है वो है रिजल्ट्स। रिजल्ट्स को जो है वो हमने देखना है कि जिस चीज़ के लिए ट्रेनिंग की करवाई गई थी, फर्ज करो कि कस्टमर डिससैटिस्फाइड थे, तो जो ट्रेनिंग कराने के बाद क्या कस्टमर सेटिस्फाइड हो गए? अगर सेटिस्फाइड हो गए तो ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, अगर नहीं है तो नहीं है अच्छी। तो ये एक मॉडल है जिसके अंदर रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर और रिजल्ट्स, इन 4 चीज़ों की बेस पर जो है हम आमतौर पर ट्रेनिंग प्रोग्राम को असेस कर रहे होते हैं कि वो उसकी इफेक्टिवनेस क्या है। वो प्रोग्राम बहुत अच्छा है, वो प्रोग्राम बहुत बुरा है, उसकी क्या सूरत हाल है। तो उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए